स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करने वाले हैं भारत की विदेश नीति को लेकर, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि किन किन एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। तो सिर्फ तीन ही एग्जाम है जिनके अंदर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। एक तो है इसके अंदर सेकंड ग्रेड टीचर का, जो आरपीएससी करवाती है। ठीक है, सीनियर टीचर कह लो, वरिष्ठ अध्यापक कह लो, या सेकंड ग्रेड टीचर कह लो, उसके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत की विदेश नीति। ठीक है, इसके अलावा जो पीटीआई सेकंड ग्रेड वाला है, जो आरएसएस भी करवाती है, उसका भी सेम ही सिलेबस है, सेकंड ग्रेड टीचर जैसा ही। ठीक है, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। इसके अलावा ये टॉपिक आपको मिलेगा आरएएस मेंस के अंदर। आरएएस मेंस के अंदर जो पेपर थर्ड है, उसके अंदर आईआर वाले पोर्शन में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन आरएएस मेंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर ना रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ इन दो एग्जाम्स के लिए ही यहाँ पर तैयार किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर अपने एक तो पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत, इसके अलावा उसके अंदर नेहरू जी का क्या योगदान था वो पढ़ने वाले हैं। तो हम विदेश नीति के जो भी निर्माणक तत्व होते हैं, विदेश नीति किस प्रकार से बनती है, उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, वो नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इनके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं। और हम जो विकास यात्रा है विदेश नीति की, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के काल में विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, वो भी यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। उसमें सिर्फ अपने जवाहरलाल नेहरू का काल ही पढ़ने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड एंड पीटीआई सिलेबस। ठीक है, तो आरएएस मेंस वाले चले जाएं यहाँ से अगर कोई क्लास देख रहा है। दूसरा, और एग्जाम्स के जितने भी हैं वो सारे ही चले जाओ यहाँ से, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो आप इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है, अपने तो व्यूज़ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके काम का नहीं है ये। ठीक है, तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। ठीक है, सेकंड ग्रेड और पीटीआई के सिलेबस में भारत की विदेश नीति लिखी हुई है, लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी है। उसमें आपको दो टॉपिक वेल डिफाइन करके दिए हुए हैं। एक तो आपको उसके मूलभूत सिद्धांत पढ़ने हैं विदेश नीति के, ठीक है, और दूसरा उसमें आपको नेहरू का योगदान पढ़ना है कि भारत की जो विदेश नीति जिसके सूत्रधार माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपना क्या योगदान जो है वो दिया था, वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपने मूलभूत सिद्धांतों की। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, तो भारत की विदेश नीति के जो मूलभूत सिद्धांत है ये अपने सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का वो है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ताकि कोई बाहरी आक्रमण हो या फिर कोई आंतरिक आक्रमण हो, जैसे कोई मान लो खालिस्तानी आंदोलन जैसा चल रहा है। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखोगे तो वहां आंदोलन चल रहे हैं, साउथ में चले जाओ वहां भाषाई आंदोलन चल रहे हैं। तो ये जो भी आंतरिक आंदोलन हो रहे हैं और जो बाहरी आक्रमण अभी अभी अपने पाकिस्तान से युद्ध किया था, ठीक है, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको कोई थ्रेट ना हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना पहला सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का। ठीक है, इसके बाद जो राष्ट्र हैं उनके बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना। इसका मीनिंग ये है कि जो राष्ट्र हैं, जैसे कि मान लो आप भारत के जिन जिन देशों के साथ विवाद हैं, जैसे भारत के पाकिस्तान के साथ विवाद है, चीन के साथ विवाद है, भूटान के साथ विवाद है, नेपाल के साथ विवाद है, जो सीमा विवाद है या फिर अन्य विवाद जो भी हैं, उन विवादों का समाधान किस प्रकार से हो। तो भारत की विदेश नीति में लिखा हुआ है कि उन विवादों का जो समाधान है वो युद्ध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा सिद्धांत है। इसके अलावा जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में शांति, मित्रता, सदिच्छा और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ये बात कर चुके हैं। जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा था। तो इन सब का क्या समाधान है, तो इन पर भारत का क्या स्टैंड है, भारत की विदेश नीति में क्या लिखा हुआ है। तो भारत की विदेश नीति में यही है कि इन देशों के बीच में शांति, मित्रता, सदिच्छा और सहयोग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए।
इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो है सामाजिक और आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक तो आपको सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, ठीक है, जिससे लोक कल्याणकारी कार्य हो सके। आप सबको पता है जो राज्य होता है, जो राज्य की अवधारणा थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है, वही भारत की विदेश नीति में भी शामिल है कि सामाजिक और आर्थिक विकास, जिससे कि क्या हो सके? लोक कल्याण हो सके, वेलफेयर हो सके। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रीय हितों को भारत की विदेश नीति में प्रोत्साहित किया गया है। एक सामाजिक और आर्थिक विकास, दूसरा राजनीतिक स्थिरता। इसके अलावा जो अगला सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का वो है निशस्त्रीकरण का समर्थन करना, यानी हथियारों का प्रयोग नहीं करना है, हथियार बनाने भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भारत की विदेश नीति में लिखा हुआ है। लेकिन अपने परमाणु परीक्षण किया था तो ब्रीच करना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे सारी लिखी हुई बातों को अपनाना सही नहीं रहता। तो निशस्त्रीकरण का समर्थन करना भी भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत है। निशस्त्रीकरण का सिंपल सा मीनिंग यही हुआ, हथियार बनाना, ठीक है, और उनका प्रयोग करना, ठीक है, उसको बैन करना। इसके अलावा साम्राज्यवाद, ये आप ध्यान से समझना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जो निरंकुश शक्तियां हैं उनका प्रतिरोध करना। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग पहले तो आप देखो, तीन वर्ड आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। एक वर्ड है साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद। एक वर्ड आएगा आपके उपनिवेशवाद, एक वर्ड है उपनिवेशवाद, और एक वर्ड आएगा नव उपनिवेशवाद। तो इन तीनों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं? सबसे पहले तो समानता देख लेते हैं। ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद में क्या समानता है? समानता सिंपल है, कोई भी जो महाशक्ति देश है जैसे रूस है या फिर अमेरिका है, वो जो है वो दूसरे देशों के अंदर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अब शक्तियों में आप राजनीतिक शक्तियां ले सकते हो, आर्थिक शक्तियां ले सकते हो, सांस्कृतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां ले सकते हो, ठीक है, सामाजिक शक्तियां ले सकते हो, उनका प्रयोग करके किसी दूसरे देश पर जो अपना नियंत्रण स्थापित करता है उसी को हम साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या नव उपनिवेशवाद कहते हैं। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि साम्राज्यवाद के अंदर इन तीनों में दो चीजें कॉमन है, एक आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना और एक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना। ये तो कंपलसरी है, ठीक है, आर्थिक शक्ति का प्रयोग तो करेगा ही करेगा एक देश, ठीक है, दूसरा राजनीतिक शक्ति का भी वो प्रयोग करेगा अपनी। लेकिन साम्राज्यवाद के अंदर वो अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है, उपनिवेशवाद में वो अपनी सामाजिक शक्ति का प्रयोग करता है, और नव उपनिवेशवाद में करता है अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रयोग। ठीक है, कल्चरल जो पावर है उसकी, जिसको हम सॉफ्ट पावर भी बोलते हैं, उसका प्रयोग करता है नव उपनिवेशवाद के अंदर। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा शायद। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद, तीनों का उद्देश्य एक ही है, किसी दूसरे देश पर जाके अपना नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, उसके तरीके डिफरेंट है बस। ठीक है, साम्राज्यवाद में सैन्य शक्ति का प्रयोग करेगा, उपनिवेशवाद में सामाजिक शक्ति, और नव उपनिवेशवाद में सांस्कृतिक शक्ति का वो प्रयोग करेगा। इसके अलावा राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति तो तीनों में कॉमन है ही। तो भारत जो है उसकी विदेश नीति में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इनका प्रतिरोध की बात की गई है। ठीक है, इनका विरोध करता है भारत। इसके अलावा जो निरंकुश शक्ति है जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, जहां तानाशाही शासन है, ठीक है ना, उसका भी भारत विरोध करता है। ठीक है, तो तानाशाही का भी विरोध करता है, उपनिवेशवाद का भी विरोध करता है, साम्राज्यवाद का भी विरोध करता है, और नव उपनिवेशवाद का भी भारत विरोध करता है। ठीक है, तो ये हो गया छठा सिद्धांत।
इसके अलावा जो विश्व के जो देश हैं उनके जो आंतरिक मामले हैं उनके अंदर हस्तक्षेप जो है उसका भारत विरोध करता है। जैसे आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी आंतरिक विवाद सबसे बड़ा है वो बलूचिस्तान का है, तो वहां भारत का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति में ये लिखा हुआ है कि जो आंतरिक मामले होते हैं देश के किसी भी, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भारत नहीं करेगा, ये भारत की विदेश नीति में लिखा हुआ है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति का एक और सिद्धांत है कि मानवाधिकारों का जो है सम्मान करना। अब आप देखते हो कि आतंकवादी को पकड़ लेते हैं तो उसको जेल में डाल देते हैं, हम सब सोचते हैं कि यार मार देना चाहिए इनको, तो ठीक है, तो वो ह्यूमन राइट है एक। ठीक है, कोई कैदी है तो उसके पास भी ह्यूमन राइट है, उसके पास भी मानव अधिकार है। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें मानवाधिकारों का सम्मान करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा नस्लीय जो भेदभाव है, नस्लीय जो भेदभाव है, ठीक है, चाहे वो आप नस्लीय भेदभाव आप सभी जानते हो, नस्ल के, रेस के आधार पर या रंग के आधार पर, जिसको रंग भेद बोलते हैं, इसका भी भारत क्या करता है? विरोध करता है। इसके अलावा असमानताएं या फिर इनइक्वलिटी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, किसी भी प्रकार की असमानता हो, उसका भारत क्या करता है? विरोध करता है। यानी भारत समानता की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा पंचशील और जो गुट निरपेक्ष सिद्धांत है इनको भारत प्रोत्साहित करता है। अब पंचशील सिद्धांत क्या है ये हम आगे देखेंगे, गुट निरपेक्ष क्या है वो अभी अभी देख लेंगे जस्ट ही। ठीक है, तो ये आपके 9 मूलभूत सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति के। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, फिर राष्ट्र जो है उनके बीच में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना, इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सदिच्छा और सहयोग को बढ़ावा देना, फिर सामाजिक आर्थिक विकास करना और राजनीतिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना, निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है भारत, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और निरंकुश शक्तियों का क्या करता है? विरोध करता है, फिर विश्व के देशों के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करता है भारत, मानवाधिकारों का सम्मान करने की बात करता है और नस्लीय भेदभाव और असमानताओं का विरोध करता है। इसके अलावा पंचशील और गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को भी क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये तो वे इसके मूलभूत सिद्धांत जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत है इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे तो इसमें अब पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है गुट निरपेक्षता की नीति। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने इसकी नींव रखी थी, गुट निरपेक्षता की नीति की। अब गुट निरपेक्षता जो है उसकी नींव कहाँ से पड़ी? ठीक है, गुट निरपेक्षता जो है उस पर नेहरू जी के क्या विचार हैं, वो तटस्थता से कैसे अलग है, ठीक है, वो सारे इसमें देखने वाले हैं। तो गुट निरपेक्षता की नीति की अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता है जो अमेरिका और रूस थे इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ था 1945 के अंदर। ठीक है, और वो 1991 तक चला था, जिसके अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर ये सारा का सारा खेल था कि विश्व के ऊपर किसका कब्जा हो। ठीक है, उसको लेकर सोवियत संघ जो आज रूस है और अमेरिका के बीच में जो वॉर हुआ था जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना, जिसमें सेनाएं आपस में डायरेक्टली नहीं टकराई थी, छद्म युद्ध हुए थे और बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, तो उसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया था। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है। और कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? 1945 के अंदर, 1945 में ये शुरू हुआ था। तो भारत जिस वक्त आजाद हुआ था 1947 में, उस समय चल रहा था शीत युद्ध। ठीक है, उस समय दुनिया के देश 2 गुटों में बंट रहे थे। आपको मैंने बताया, एक गुट में अमेरिका था, एक गुट में सोवियत संघ था, जिसमें रूस और बहुत सारे और कंट्रीज भी थे। एक गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे का कौन था? सोवियत संघ। इनके बीच में कोल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर कि असली राजा कौन है। ठीक है, दोनों गुटों के बीच विश्व स्तर पर राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर क्या होता है।
इस पर भारत का क्या स्टैंड रहे फिर, इसको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थी गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, जिसके अंदर गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर। तो उस नीति को अपनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे उनके, तो उद्देश्य पहला तो यह था कि जो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता है उसको बचाए रखना। इसका मीनिंग यही है कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो उससे पहले जो थे हम अंग्रेजों के अधीन थे। इसका मतलब हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभुता का मतलब है हम अपने आंतरिक जो निर्णय है और जो बाहरी निर्णय है वो लेने में स्वतंत्र हो। ठीक है, उस पर किसी भी और देश का जो है वो नियंत्रण ना हो, उसको बोलते हैं संप्रभुता। तो भारत को तो संप्रभुता बहुत मुश्किल से मिली थी, इतने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो फिर पंडित नेहरू ने कहा कि कठिन संघर्ष से जो मिली संप्रभुता है उसको बचाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता को अपनाना जरूरी है। ठीक है, गुट निरपेक्षता का सिंपल सा मीनिंग यही है कि ना तो हम अमेरिका के साथ जुड़ेंगे और ना ही रूस के साथ या सोवियत संघ के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, ये गुट निरपेक्षता का मीनिंग है। फिर इसके बाद दूसरा है जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखना। अब अगर आप रूस के साथ जुड़ रहे हो तो वो आपका हो सकता है कोई पार्ट अपने अंदर मिलाने की कोशिश करे, या फिर अमेरिका के साथ जुड़ रहे हो तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो गुट निरपेक्षता को अपनाने के पीछे एक और उद्देश्य भी था कि जो क्षेत्रीय अखंडता है वो भी बनी रहेगी जब हम किसी गुट से नहीं जुड़ेंगे तो। इसके अलावा भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती आजादी के बाद यही थी आर्थिक विकास की, है ना। पैसा कहाँ से आएगा, तो तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, इन सब में ना पड़ना। ठीक है, इस उद्देश्य से भी गुट निरपेक्षता को अपनाया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किन उद्देश्यों के लिए जो है पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो आपको अभी तक बैकग्राउंड समझ आया होगा कि जो कोल्ड वॉर था वो 1945 में शुरू हुआ था, जिसके अंदर देश दुनिया के जो देश थे वो दो गुटों में बंटे हुए थे। एक गुट का अगुवा कौन था, अमेरिका था, दूसरे का सोवियत संघ था यानी कि रूस था। ठीक है, तो भारत ने फिर क्या कहा कि हम दोनों ही गुटों के साथ नहीं जाएंगे, हम अपनाएंगे गुट निरपेक्षता की नीति को। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाएंगे, तो उसके पीछे नेहरू ने ये तीन प्रमुख उद्देश्य बताए। एक तो संप्रभुता जो बहुत ही मुश्किल से मिली है हमें उसको बचाए रखना, दूसरा फिर अपने जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको भी बनाए रखना है, और फिर तीसरा है तेजी से आर्थिक विकास करना। ये तीन प्रमुख उद्देश्य थे गुट निरपेक्षता को अपनाने के। इसके बाद बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम शॉर्ट में नेम भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो इसकी नींव पड़ी थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, वो जो बांडुंग सम्मेलन था उसके अंदर इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। अब बांडुंग जो है वो इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर है, और 1955 के अंदर यहां पर एक सम्मेलन होता है बांडुंग इंडोनेशिया के अंदर। 1955 के अंदर एक सम्मेलन होता है किन देशों के बीच में, तो अफ्रीका और एशियाई जो देश होते हैं, अफ्रीकी देश और जो एशियाई देश होते हैं, इनके बीच में एक सम्मेलन होता है 1955 के अंदर। ठीक है, कहां पर होता है, बांडुंग इंडोनेशिया के अंदर। कब होता है, 1955 के अंदर। और इसी सम्मेलन में फिर जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है वो नींव रखी जाती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है, नेम की जो स्थापना है वो कौन करता है, एक तो भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हो ही गए, इसके अलावा इसमें युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे उस समय के, वो थे टिटो, जोसेफ ब्रोज टिटो। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल नासिर, गमाल अब्देल नासिर। इनके द्वारा नेम की स्थापना की जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नेम की जो स्थापना है उसमें किन का योगदान था। एक पंडित नेहरू का था, एक युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जो थे जोसेफ ब्रोज टिटो, और इसके अलावा मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो थे गमाल अब्देल नासिर। इनके द्वारा जो है वो नेम की जो है स्थापना की जाती है। अब जो नेम है या फिर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका जो पहला शिखर सम्मेलन होता है
वो होता है 1961 के अंदर। नींव कब पड़ती है? 1955 के अंदर। ठीक है, कौन करता है स्थापना? मैंने बता दिया, 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं ये। ठीक है, कहां पर सम्मेलन हुआ था? बोंडुंग के अंदर। तो इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है नाम का, वो 1961 के अंदर होता है। कहां पर? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया के अंदर। यूगोस्लाविया के अंदर जो बेलग्रेड है, वहां पर इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो आयोजित होता है 1961 में। तो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना है, याद रखना। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको सिंपल बात बताया, गुट निरपेक्षता की क्या पृष्ठभूमि थी, शीत युद्ध के बारे में बताया, फिर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, वो भी उद्देश्य मैंने आपको बताया, फिर गुट निरपेक्षता की स्थापना किस प्रकार हुई, इसकी नींव कैसे पड़ी और पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, ये भी बताया। इसके बाद बात करते हैं गुट निरपेक्षता एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सिंपल भाषा में तो मैंने आपको समझा दिया कि अमेरिका और रूस के साथ या किसी भी गुट के साथ ना जुड़ना ही गुट निरपेक्षता है। लेकिन इस पर पंडित नेहरू ने अपने विस्तृत विचार रखे हैं कि गुट निरपेक्षता का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है, वो है तटस्थता। गुट निरपेक्षता और तटस्थता क्या एक ही है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। कैसे है अभी देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि गुट निरपेक्षता का मीनिंग है विश्व के जो अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति गुट हैं, जिसमें एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ सोवियत संघ है, उनके साथ ना जुड़ने की नीति क्या है? गुट निरपेक्षता है। ये तो मैंने आपको सिंपल समझाया। इसके अलावा इसको असंलग्नता की भी नीति कहते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति को असंलग्नता की नीति भी कहते हैं। ये तटस्थता से अलग है ना। गुट निरपेक्षता और तटस्थता दो अलग अलग चीजें हैं। तटस्थता का तो सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम मौन ही धारण कर लेंगे। भाई रूस और यूक्रेन के बीच में अगर आज युद्ध चल रहा है तो हम ना तो रूस की साइड बोलेंगे ना यूक्रेन की साइड बोलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मौन धारण कर लेंगे, वो होती है तटस्थता। लेकिन गुट निरपेक्षता के अंदर हम किसी गुट का समर्थन न करके अपने विचार जरूर पेश करेंगे उसके अंदर। ठीक है, आप देखेंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर था उसके अंदर इजराइल का भारत समर्थन करता है, आप सबको पता है। ठीक है, और जो फिलिस्तीन है उसके लिए मेडिकल हेल्प का भी काम किया था भारत ने। ठीक है, तो ये गुट निरपेक्षता की ही नीति है। तो सबसे पहले तो इसमें गुट निरपेक्षता की नीति या फिर असंलग्नता की नीति भी इसको बोलते हैं, ये क्या है? तो ये परस्पर जो विरोधी विचारधाराएं हैं उनसे अपने आप को अलग रखना। ठीक है, विरोधी विचारधाराएं कौन कौन सी है? अमेरिका और रूस, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन दोनों से ही खुद को अलग करना, किसी का भी समर्थन न करना, गुट निरपेक्षता है। इसके अलावा जो शक्ति मूलक राजनीति है उससे पृथक रहना, सेम बात, रूस और अमेरिका, इनसे अपने आप को अलग रखना, इनकी पॉलिटिक्स से खुद को अलग रखना, और सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय सहयोग की नीति, चाहे वो राष्ट्र गुटबद्ध हो या फिर गुट निरपेक्ष हो, सबके साथ अपने को कैसा व्यवहार करना है? सह अस्तित्व का, सहयोग का और शांतिपूर्ण। ठीक है, ये गुट निरपेक्षता है। इसके अलावा क्या गुट निरपेक्षता का ये मीनिंग है क्या कि चुप्पी तान कर बैठ जाए, मौन धारण कर ले? नहीं, ये तटस्थता है। गुट निरपेक्षता का मीनिंग चुप्पी लगाकर बैठ जाना नहीं है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेना भी नहीं है कि आप उन पर कभी बोलेंगे ही नहीं हम तो। ठीक है, ये भी गुट निरपेक्षता नहीं है। तो गुट निरपेक्षता में चुप्पी लगाकर बैठ जाना या फिर अंतरराष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेना शामिल नहीं है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है, यानी आपको डिप्लोमेटिक तरीके से हर मुद्दे पर बोलना है। ठीक है, जिससे दोनों गुट जो हैं वो आपके पक्ष में रहें। हाँ, तो इसमें और क्या चीजें शामिल है गुट निरपेक्षता में? अन्य देश जो है उसके आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप का सिद्धांत पूछा जा सकता है, गुट निरपेक्षता में ही शामिल है। किसी भी देश के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप न करने का जो सिद्धांत है
ठीक है, वो आपके गुट निरपेक्षता में ही शामिल है। इसके अलावा स्वयं की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना भी गुट निरपेक्षता का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत गुट निरपेक्षता में ही शामिल हैं। एक, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, दूसरा स्वयं की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना, सोवरेनिटी जो है उसको बनाए रखना। संप्रभुता का मीनिंग आपको मैंने पहले ही बताया, कोई भी देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। इसके अलावा आपको मैंने तटस्थता बताई थी, तटस्थता क्या चीज है, और गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता तो बता दी। अब तटस्थता क्या है? तटस्थता का मीनिंग होता है किसी भी विवाद की स्थिति से स्वयं को अलग कर लेना, एक टाइप से मौन व्रत धारण कर लेना कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आज वॉर हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, तो वो तटस्थता है। ठीक है, और तटस्थता की जो नीति होती है वो विधिक ज्यादा होती है, कानूनी ज्यादा होती है, लीगल ज्यादा होती है, और पॉलिटिकल होती है कम, राजनीति उसमें कम होती है, लीगैलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसी वाली स्थिति। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया कि गुट निरपेक्षता पर पंडित नेहरू ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए और ये तटस्थता से अलग कैसे है। फिर अपने बात करते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, भाई 1991 में तो शीत युद्ध समाप्त हो गया था, शीत युद्ध के कारण ही तो गुट निरपेक्षता की नींव पड़ी थी, तो फिर इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। इसकी क्या प्रासंगिकता है आज भी? तो आज के दौर में अगर हम इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें तो आप देखेंगे यही बात लिखी हुई है कि सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्न क्षेत्रों में नजर आती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो आप सबको पता है आज विश्व की जो व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था है जहां अमेरिका का वर्चस्व है। ठीक है, अमेरिका का वर्चस्व है, तो एक ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था है उसमें अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करती है गुट निरपेक्षता, क्योंकि गुट निरपेक्षता का मतलब यही है किसी एक गुट का समर्थन न करना। ठीक है, तो एक ध्रुवीय जो आज विश्व व्यवस्था है उसमें अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करने की बात करती है गुट निरपेक्षता। इसके अलावा जो नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उसकी पुरजोर मांग करती है। अभी जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उसके अंदर पूरा का पूरा अमेरिका का दबदबा है। विश्व बैंक ले लो, आईएमएफ ले लो, यूएनओ ले लो, डब्ल्यूएचओ ले लो, जितने भी संगठन है ये सब अमेरिका के अंडर में है। ठीक है, तो एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसकी मांग करती है गुट निरपेक्षता। इसके अलावा आप देखेंगे तो विश्व के मानचित्र में जो उत्तर वाले देश हैं, उत्तर में आपको विकसित देश नजर आएंगे और दक्षिण में आपको विकासशील या फिर अविकसित देश नजर आएंगे। तो जो उत्तर दक्षिण संवाद है, उत्तर यानी कि विकसित देश और दक्षिण यानी विकासशील देश, इनके बीच संवाद के लिए दबाव डालता है गुट निरपेक्षता। ठीक है, यानी विकसित देश जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं जनरली विकासशील देशों को, लेकिन गुट निरपेक्षता जो है वो विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच परस्पर जो संवाद है उसके लिए दबाव डालती है। इसके अलावा जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है उसको प्रोत्साहित करती है। दक्षिण दक्षिण का मीनिंग यही है, विकासशील देशों के आपसी सहयोग को लेकर गुट निरपेक्षता बात करती है। इसके अलावा नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध करती है। नव औपनिवेशिक शोषण मैंने आपको बताया, नव उपनिवेशवाद क्या था, जिसमें कोई एक जो महाशक्ति देश है वो अपनी आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक शक्ति है उसका प्रयोग करके किसी अन्य देश पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, तो उस शोषण का विरोध करती है गुट निरपेक्षता। इसके अलावा आणविक जो निशस्त्रीकरण है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स को उनके प्रोडक्शन को कम करने के लिए या उनको प्रोडक्शन को समाप्त करने के लिए या उनके प्रयोग जो है वो ना करें, इसके लिए भी गुट निरपेक्षता जो है वो दबाव डालती है। और जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके पुनर्गठन के लिए भी दबाव डालती है। तो ये वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, नेम की क्या प्रासंगिकता है वर्तमान में, तो ये मैंने आपको समझाया। तो पहली विशेषता तो गुट निरपेक्षता थी।
अब आते हैं भारत की विदेश नीति की दूसरी विशेषता की ओर, वो है शांति की विदेश नीति। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें विश्व शांति की बात की गई है। आप जानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो विश्व शांति का भारत हमेशा से ही समर्थक रहा है। कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं या द्योतक हैं जिनसे ये पता लगता है कि भारत जो है वो विश्व शांति का समर्थक है? तो सबसे पहले तो भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो शांति है और सुरक्षा है उसके लिए हर संभव प्रयत्न करता है, ठीक है। युद्ध लास्ट ऑप्शन के रूप में रखता है, सबसे पहले जो है शांति और सुरक्षा की बात करता है। दूसरा अपने इसमें देख सकते हैं कि जो सैनिक गुटबंदियां हैं उनसे अपने आप को पृथक रखता है। जैसे नेटो एक संगठन है बहुत सारी सैनिक शक्तियों का, ठीक है, उससे भारत स्वयं को अलग रखता है, ठीक है। तो ये भी भारत की जो शांति प्रिय विदेश नीति है उसका एक द्योतक है या प्रतीक है, सैनिक गुटबंदियों से स्वयं को पृथक रखना। फिर निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है भारत, ये भी शांति प्रियता का ही द्योतक है। और पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। अब ये पंचशील सिद्धांत क्या है तो इसको अपने को समझना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पंचशील सिद्धांतों की। हाँ, तो पंचशील सिद्धांत इनका सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो कब किया गया था? तो आप सबको पता है भारत और चीन के बीच में जो सबसे बड़ा विवादित मुद्दा था वो था तिब्बत का मुद्दा, ठीक है। उस मुद्दे के संदर्भ में जो तिब्बत का मुद्दा था उसके संबंध में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता कहा गया था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको अपने पंचशील समझौता कहते हैं। और इसकी जो घोषणा है वो किसने की थी? तो भारत के प्रधानमंत्री, आपको पता ही है उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई ये चीन के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने पंचशील की जो घोषणा की थी कब? 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत मुद्दे के संबंध में। अब इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है और कितनी चीन फॉलो करता है वो अपने देखेंगे, ठीक है। पंचशील सिद्धांत में मतलब 5 सिद्धांत होंगे। कौन कौन से हैं? हालांकि अभी मोदी जी ने इनको रीडिफाइन भी किया है पंचशील सिद्धांतों को, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ नेहरू लिखा हुआ है तो आपको नेहरू तक ही पढ़ना है। अभी जो नया वाला है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये नेहरू के काल में पंचशील सिद्धांत जो दिया गया था उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे? सबसे पहले तो एक दूसरे की जो प्रादेशिक अखंडता है और संप्रभुता है उसके लिए पारस्परिक सम्मान की बात की गई है। यानी कि जो चीन और भारत है उनके बीच कोई भी अगर सीमा विवाद है या किसी क्षेत्र को लेकर विवाद है तो उसके लिए आप पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे, ठीक है। यानी कि और इसके अलावा जो संप्रभुता है उसके लिए भी पारस्परिक सम्मान रखेंगे, यानी कि आप किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप समझो कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को खुद का हिस्सा मानता है, तो क्या ये प्रादेशिक अखंडता का सम्मान है या उसका उल्लंघन है? तो बिल्कुल भाई ये उल्लंघन है। गलवान घाटी विवाद आप सबको पता है, ठीक है, 2020 में जो हुआ था वो भी प्रादेशिक अखंडता का एक उल्लंघन था। इसके अलावा कश्मीर के अंदर जो अक्साई चीन हिस्सा है वो भी प्रादेशिक अखंडता का उल्लंघन है। इसके अलावा भारत के आंतरिक मामलों में भी चीन हस्तक्षेप करता ही रहता है। पाकिस्तान के साथ जो नजदीकी संबंध बना के, है ना, पीओके के अंदर जो भी अपने पोर्ट्स वगैरह बना रहा है तो वो सब संप्रभुता के लिए भारत के लिए चिंता का विषय है। तो पंचशील सिद्धांत में ये बात की गई थी कि भारत और चीन आपस में क्या रखेंगे? अपनी संप्रभुता के लिए सम्मान रखेंगे एक दूसरे की, यानी कि इज्जत करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। प्रादेशिक अखंडता की भी बात की गई थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो चीन खुद का मानता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये है पंचशील सिद्धांत के अंदर। पहला पंचशील सिद्धांत ये हुआ कि प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान रखेंगे। दूसरा है पारस्परिक अनाक्रमण, यानी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर 1965 में क्या था? गलवान घाटी क्या था? ठीक है, तो आक्रमण तो हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे
लेकिन पंचशील सिद्धांत जो था उसके अंदर आक्रमण नहीं करने की बात की गई थी। तो आपसे वो पूछ सकता है निम्न में से पंचशील सिद्धांत नहीं है, तो ये आपको पांचों याद रखने पड़ेंगे। दूसरा पारस्परिक अनाक्रमण। तीसरा आप देखेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, यानी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। भारत तो नहीं करता है, लेकिन चीन का आपको पता ही है। फिर समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये दो और पंचशील सिद्धांत हैं। इनका मीनिंग यही है कि एक दूसरे के, आपको काम पड़ेगा तो हम आपके काम आएंगे, हमें काम पड़ेगा तो आप धोखा दे देना या काम आना, ठीक है। तो ये सह अस्तित्व की बात करता है पंचशील सिद्धांत। इसके अलावा समानता और पारस्परिक लाभ की भी बात करता है। तो ये पंचशील सिद्धांत है जो कि 29 अप्रैल 1954 को पंडित नेहरू और चाउ एन लाई ने घोषित किया था, ठीक है। कितना चीन ने फॉलो किया है आप सब जानते हो, आप पढ़ लेंगे इसको तो आपके चीजें सारी दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर, भारतीय विदेश नीति की। इसके बाद बात करते हैं मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, ठीक है। तीसरी विशेषता है मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। इसका मीनिंग यही है कि भारत की जो विदेश नीति है, आप देखेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 के अंदर, तो उनकी जो सेना है उसको बो डाउन कर लिया था हमने पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको छोड़ दिया था। हमारे पास अवसर था, हम सारे मुद्दे सुलझा सकते थे पाकिस्तान से, जितने भी विवाद से सारे सुलझ सकते थे, ठीक है। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है उसमें अवसरवादिता नहीं है, अवसरवादिता की नीति नहीं है भारत की विदेश नीति। जबकि आप चीन की बात करोगे तो चीन की नीति तो अवसरवादिता से भरी हुई है। अगर आप देखेंगे ऋण जाल की नीति को चीन अपनाता है, तो ये अवसरवादिता का ही तो प्रतीक है कि अगर ऋण नहीं दिया तो उसके कब्जे में आ जाएगा वो देश। तो अवसरवादिता की नीति नहीं है, साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है भारत, ठीक है। इसके अलावा जो विरोधी गुट होते हैं उनके बीच सेतु बंध का भी कार्य करता है भारत। जैसे आप देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर था उसमें इजराइल के समर्थन में भी बात की थी, और जो फिलिस्तीन के जो पीड़ित थे, ठीक है, जो युद्ध में घायल हुए थे, उनके लिए मेडिकल सहायता भी भारत ने भेजी थी। तो उनके बीच में एक सेतुबंध का कार्य किया था, दोनों विरोधी गुटों के बीच में। सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति का पालन करता है, ठीक है। तो ये मैत्री यानी कि मित्रता की नीति है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है। इसके अलावा जो भारत की विदेश नीति है वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद के विरोध की भी नीति है। आपको मैं समझा चुका हूं साम्राज्यवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, प्रजातीय विभेद क्या होता है, सब कुछ आपको समझा चुका हूं। इन सब का भारत विरोध करता है, ठीक है। तो भारत ने साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करते हुए उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी और किसी भी रूप में हो, इसका उग्र विरोध किया है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो प्रजातीय विभेद है ये दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा है। इसके अलावा रोडेशिया है, इन कंट्रीज के अंदर जहां जहां पर प्रजातीय विभेद अपनी चरम सीमा पर है वहां पर भारत ने इसका जोरदार विरोध किया है, यानी भारत इसका समर्थक नहीं है। जो भी आपके रंग भेद की नीति है उसका भारत क्या करता है, विरोध करता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, यहां से प्रश्न 100% बनता है, ठीक है। अगली विदेश नीति की जो विशेषता है वो है निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थन की नीति। भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक है, ठीक है। हथियारों के जो उपयोग है या उनके प्रोडक्शन है उनके विरुद्ध बात करता है भारत। तो इसके लिए कौन कौन सी ट्रीटीज पे भारत ने साइन किए हैं वो अपने को देखने हैं। सबसे पहले जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम पीटीबीटी कहते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, या इसको आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी या एनटीबीटी। पीटीबीटी
पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी या फिर एनटीबीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इस पर भारत ने 1963 के अंदर अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब इस संधि के अंदर क्या है वो आपको सिंपल समझ लेना है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यहां से ही समझ आ रहा है कि हम परमाणु परीक्षण जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी के काल में आप सब जानते हैं पोखरण के अंदर हमने परमाणु परीक्षण किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये तो हुआ पीटीबीटी और एनटीबीटी। ठीक है, जो पीटीबीटी और एनटीबीटी है ना, इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1963 के अंदर। फिर 1968 के अंदर एक और संधि होती है विश्व के अंदर, वो है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि या फिर नॉन प्रोलाइफेरियन ट्रीटी, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी जो है एनपीटी, परमाणु अप्रसार जो संधि है, ये कब लागू होती है? ये होती है 5 मार्च 1970 से लागू। परमाणु अप्रसार जो संधि है जिसको हम एनपीटी बोलते हैं, ये 5 मार्च 1970 से लागू हुई, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए अभी तक। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण ये था कि ये जो संधि थी ये भेदभावपूर्ण थी। जो महाशक्तियां थी अमेरिका और रूस, वो इस संधि को इसलिए करना चाह रही थी ताकि विश्व में जो परमाणु शक्ति है उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर ले, और किसी देश के पास में एटॉमिक वेपन्स बचे ही ना, नाभिकीय हथियार रहे ही ना, और हमारे पास ही रह जाएं बस सारे। इसलिए वो ये संधि करना चाहते थे, परमाणु अप्रसार संधि 1968 के अंदर, लेकिन ये लागू हुई थी 1970, 5 मार्च 1970 को, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किए। ठीक है, इसके बाद में एक और ट्रीटी भी होती है, एक और ट्रीटी भी होती है जिसका नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। ठीक है, सीटीबीटी। एक तो मैंने आपको बताया पीटीबीटी, पीटीबीटी को ही कहते हैं एनटीबीटी, ये दोनों एक ही है। इस पर तो भारत ने अपने साइन किए हैं, लेकिन जो आपके एनपीटी है परमाणु अप्रसार संधि, इस पर, और जो सीटीबीटी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इन दोनों पर ही भारत ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक पर तो मैंने आपको कारण सिंपल समझा ही दिया था कि महाशक्तियां जो है वो अपना एकाधिकार जो है वो स्थापित करना चाहती थी। और ये जो सीटीबीटी है इस पर क्यों नहीं किया, इस पर साइन क्यों नहीं किया भारत ने? ये 1996 में जो है वो सीटीबीटी आई थी, और इस पर हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो था वो ये पूरा नहीं करती है। ठीक है, हथियारों को कंप्लीटली समाप्त करने का जो लक्ष्य था वो ये पूरा नहीं करती है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो भारत ने अब तक सिर्फ एक ट्रीटी पर साइन किए हैं, वो है पीटीबीटी या एनटीबीटी। ठीक है, लेकिन जो आपके एन बीटी है, सॉरी एनपीटी है या फिर सीटीबीटी है, इस पर भारत ने अपने साइन नहीं किए हैं। तो ये बहुत ही पेचीदा सी है, आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी चीजें आपके। इसके बाद एक और विशेषता है भारत की जो विदेश नीति है उसकी, ये कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका भी हम समर्थन करते हैं। भारत की विदेश नीति यूएनओ का समर्थन करती है। क्यों करती है? तो भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य रह चुका है, यानी जब यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय भारत इसका सदस्य था, तो भारत उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है यूएनओ के। ठीक है, भारत ने इसके जो विभिन्न अंग हैं और जो विशिष्ट अभिकरण है इसके अंदर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करी है। इसका मीनिंग ये है कि जो आपके यूएन के जितने भी अंग हैं जो 6, उसमें आप देखेंगे तो स्थायी परिषद जो है उसके अंदर भारत 8 बार सदस्य रह चुका है। अरे कोई जुकाम को इलाज है क्या?
ठीक है। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय विवाद है, एक तो भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है, और जो आपके उसी के जो अंग हैं यूएनओ के, जिसमें आप देखेंगे स्थायी परिषद है, उसकी 8 बार जो है भारत सदस्यता ग्रहण कर चुका है। तो यूएन का समर्थन करती है भारत की विदेश नीति। दूसरा, जितने भी अंतरराष्ट्रीय विवाद होते हैं उनको मध्यस्थता से निपटाने की नीति का पालन करना हुआ, या फिर अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के पालन के प्रति आस्था रखना, ये भी भारत की नीति रही है। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल विवाद हो रहा है उसको आप मध्यस्थता से निपटा सकते हो यूएन की, ये भारत की विदेश नीति में शामिल है। इसके अलावा भारत ने यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है उसके आह्वान पर कई देशों के अंदर शांति स्थापना के लिए अपनी सेनाएं भी भेजी है। कहाँ भेजी है बताऊं? तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश बना ही इसी आधार पर था, भारत ने अपनी सेना भेजी थी यूएन के आह्वान पर। और पोज करण वो जी कौन करण लग रही क्लास में? तो ये जो पहला हेडिंग था अपना मूलभूत सिद्धांत, ठीक है, इसको अपने कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेहरू का योगदान है भारत की विदेश नीति में वो अपने को देखना है। भारत की जो विदेश नीति है इसके अंदर नेहरू जी का क्या योगदान है ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो जो भारतीय विदेश नीति है इसके सूत्रधार कौन माने जाते हैं? तो पंडित नेहरू ही माने जाते हैं, क्योंकि विदेश नीति की शुरुआत ही इन्हीं से होती है। अब सबसे पहले तो आता है, जब विदेश नीति आती है तो विश्व के अंदर जो विचारधाराएं होती है, हम कौन कौन सी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, कौन कौन सी विचारधाराओं का विरोध करते हैं, ये भी देखना होता है विदेश नीति के अंदर। तो जो पंडित नेहरू थे वो अंतरराष्ट्रीयता के क्या थे? समर्थक थे। इसके अलावा असंलग्नता, जो आपको मैंने बताया गुट निरपेक्षता, उसके समर्थक थे। पंचशील जो समझौता था, आप पंचशील सिद्धांत जो था वो अपनाया था। इसके अलावा निशस्त्रीकरण, ठीक है, और एफ्रो एशियाई एकता की बात की थी, अफ्रीकी देशों में और एशियाई देशों में एकता हो, जिसके लिए बांडुंग सम्मेलन भी करवाया था। और अखिल एशियावाद की, यानी कि एशिया के जितने भी देश हैं वो एक साथ आए, इन सब चीजों के ये समर्थक थे। इसके अलावा विरोध किसका किया? साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का। अब ये फांसीवाद क्या डंगा है? तो फांसीवाद का मीनिंग होता है अति राष्ट्रवाद। फांसीवाद का मीनिंग होता है व्यक्ति से भी ऊपर राष्ट्र को महत्व देना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फांसीवाद। इसके अलावा रंग भेद के भी विरोधी थे। ठीक है, तो ये जो विचारधाराएं हैं, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फांसीवाद, रंग भेद, इन सब का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा इनका एक स्टेटमेंट है, वो भी आप पढ़ सकते हो, पूछा जा सकता है। सितंबर 1946 के अंदर एक प्रेस वार्ता हुई थी, ठीक है, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट है? जो वैदेशिक संबंध है उसके क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा, ठीक है, और गुटों की जो खींचतान है उससे दूर रहते हुए संसार के समस्त जो पराधीन देश है उनको आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने, जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़ता पूर्वक उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। साथ ही विश्व में शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने पहले भी कर चुके हैं कि भारत की विदेश नीति के क्या क्या तत्व हैं, वही बातें इस स्टेटमेंट में कही गई है। अब बात करते हैं नेहरू जी के काल में और क्या क्या
चीजें हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दादर और नगर हवेली एरिया था, जो आज वर्तमान में एक यूटी है, ये 1954 के अंदर, ठीक है, पुर्तगाली जो हुआ करते थे वो यहाँ पर अपना शासन जमाते थे। जो दादर, आप सबको पता है 1947 में हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन ये जो दादर और नगर हवेली वाला एरिया है, यहाँ से पुर्तगाली अभी तक नहीं गए थे। तो 1954 के अंदर यहाँ से जो पुर्तगाली आधिपत्य है उससे दादर और नगर हवेली को मुक्त करवाया गया। नेहरू जी का ही काल था 1954। ठीक है, फिर ये 1954 से लेकर 1961 तक वरिष्ठ जो पंचायत थी, यहाँ की एक स्वतंत्र वरिष्ठ पंचायत थी, उसके द्वारा प्रशासन इसका चलता रहा। ठीक है, लेकिन 1961 के अंदर इसको एक यूटी के रूप में, ठीक है, 1961 में इसको एक यूटी के रूप में भारतीय संघ में मिला दिया गया। ठीक है, तो ये दादर और नगर हवेली था जो 1954 के अंदर पुर्तगाली जो आधिपत्य था उससे मुक्त करवाया गया। फिर 1954 से 1961 तक एक वरिष्ठ पंचायत के द्वारा प्रशासन इसका चलता रहा। 1961 के अंदर इसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और भारत संघ में मिला लिया गया। इसके बाद बात करते हैं गोवा की और दमन और दीव की। गोवा के अंदर किनका राज था? गोवा के अंदर भी पुर्तगालियों का ही राज था। ठीक है, लेकिन यहां पर पुर्तगालियों को हटाने के लिए सेना जो है, शक्ति जो है, उसका प्रयोग करना पड़ा था। ठीक है, गोवा के प्रश्न पर भारत ने शक्ति का प्रयोग किया और पुर्तगाली अत्याचारों से गोवा को मुक्ति दिलाकर 1961 के अंदर इसको स्थायी रूप से भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, गोवा में जो पुर्तगाली थे उनको 1961 में भारत ने हटाया और गोवा को भारत में मिला लिया। फिर एक जगह और है दमन और दीव। दमन और दीव जो है, इसको भी पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया और 1961 में ही भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक है, सिंपल बात है, गोवा और दमन और दीव इन दोनों को ही पुर्तगाल से पुर्तगाली शासन से 1961 में मुक्ति दिलाई गई और भारत संघ में मिलाया गया। फिर गोवा, दमन और दीव जो थे, इनको यूटी का भी दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का जो है वो दर्जा दिया गया गोवा और दमन और दीव को। लेकिन 1987 के अंदर, 1987 के अंदर जो गोवा है उसको दमन और दीव से अलग कर दिया गया और एक राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब गोवा यूटी नहीं है। 1987 के अंदर गोवा को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, दमन और दीव से अलग करके। तो फिर दमन और दीव की आज क्या स्टेटस है? तो आप सबको पता है, दिसंबर 2019 के अंदर संसद जो थी उसने दादर और नगर हवेली, एक तो ये यूटी था अलग पहले, और दमन और दीव एक अलग यूटी था, इन दोनों को मिलाकर एक ही यूटी बना दिया। ठीक है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिलाकर एक ही यूटी बना दी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया दिसंबर 2019 के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने एक तो दादर और नगर हवेली पर अपना राज स्थापित किया था। ठीक है, एक उन्होंने गोवा पर किया था, एक उन्होंने किया था दमन और दीव पर। तो जो दादर और नगर हवेली वाला था वो 1954 में ही छुटा लिया हमने और 1961 के अंदर इसको अपने यूटी बना दिया। गोवा वाला 1961 के अंदर छुड़ा लिया और दमन और दीव वाला भी 1961 में ही छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। लेकिन गोवा और दमन और दीव को पहले यूटी बनाया गया, फिर 1987 के अंदर गोवा जो है उसको क्या बना दिया गया, एक पूर्ण राज्य बना दिया गया, और 2019 में दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी भारत की विदेश नीति की, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 टॉपिक और भी बचते हैं वैसे तो, अगर आप पूरा विदेश नीति पढ़ना चाहो तो। एक तो निर्धारक तत्व बचते हैं, विदेश नीति के निर्धारक तत्व, और एक इसकी विकास यात्रा बचती है। ठीक है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जितना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया और यहीं से प्रश्न आने हैं। ये एनसीईआरटी की ही कवरेज है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में और ऐसी वीडियोस आती रहे। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर भी करें। थैंक यू।